मैं कहता हूँ बाकी बच्चे बगैर वॉकर के चलते हैं, तो व्हाई नॉट मी। कमरे में गया, जो खाली कमरा था घर का, तो मैंने कहा मैं ट्राई करूँ इस वॉकर के बगैर मैं चल सकता हूँ नहीं चल सकता हूँ। यहाँ पे कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था और इसके मुख्तलिफ नाम थे, जिस तरह आपने कहा, कोई स्पेशल बोलता था, कोई हैंडीकैप बोलता था, कोई माजूर बोलता था, कोई लंगड़ा व अंधा, इस तरह के नाम थे। तो फिर यहाँ से हमने आवाज़ें उठानी जब शुरू की, तो हमने सबसे पहले आवाज़ उठाई कि हमें भीख ना दे। फिर बलूचिस्तान पहला सूबा बना पाकिस्तान में, ये हमारी कोशिशों से। हमने बाकायदा डिसेबिलिटी एक्ट पास कराया 2017 में। एक फेसबुक पे ग्रुप बना लिया। उस टाइम उस ग्रुप का नाम था क्वेटा ग्रुप, जिसको बाद में कुछ दिनों बाद मैंने रिनेम किया क्वेटा ऑनलाइन के नाम से। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि मैं लोगों को ऑनलाइन यहाँ इंगेज करूंगा, कनेक्ट करूंगा और मुख्तलिफ स्किल्स दूंगा और स्किल्स के साथ साथ प्रमोट करूंगा। चौदह अगस्त 2010 को एक ख्वाब की बुनियाद रखी गई थी, जिसका नाम आज क्वेटा ऑनलाइन वॉलंटियर ग्रुप के नाम से है। और ये बलूचिस्तान का अगर सबसे बड़ा वॉलंटियर ग्रुप हो तो ये गलत नहीं होगा। मेरे अपने उस्ताद भी रह चुके हैं और क्वेटा के सबसे बड़े वॉलंटियर ग्रुप के फाउंडर, और अभी तो उन्होंने आगे सबको डेलीगेट कर दिया ये। तो आज की महफिल सर ज़िया खान के नाम पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। साहब खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर आगे की जर्नी पे तो आएंगे बाद में, लेकिन आपकी अपनी जर्नी वो खुद एक इंस्पिरेशन है। बचपन में आप पोलियो का शिकार हो गए, लेकिन आज आप क्वेटा और बलूचिस्तान के एक बहुत बड़ा वॉलंटियर ग्रुप चला रहे हैं, जिसमें आपने ऐसा सूबा जहाँ पे पार्कों की कमी है, जहाँ पे एक्टिविटीज़ की कमी है, उधर यूथ जो है वो पूरी अगर ना भी हो तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो एक अच्छी राह पे की तरफ जाना शुरू हो गया। तो आपकी जर्नी से शुरू करते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान पे वैसी रोशनी नहीं पड़ती है, तो हम चाह रहे हैं कि और सूबों को और मुल्क जो है लोगों को भी पता चल सके कि यहाँ पे क्या क्या कुछ हो रहा है, बजाय ऐसी कि वो सिर्फ बुरी नेगेटिव जो खबरें, और जिसपे आप काम भी कर रहे हैं नेगेटिव खबरों को हटाने के लिए। तो आप अपनी जर्नी से अगर आप थोड़ा समय बताएं। जी थैंक यू फराज। पहले तो खुशी इस बात की है कि आपने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है और बलूचिस्तान की इन आवाज़ों को सोशल मीडिया पे हाईलाइट करना, यानी आपका चैनल का नाम भी बकलम है खुद, तो मुझे बड़ा पसंद आया। फराज, जब इंसान दुनिया में कुछ करता है तो वो कहीं से इंस्पायर होता है या कहीं से सीख के आता है या उसकी लाइफ में कोई अब बीती होगी। तो मेरी ज़िंदगी जो है वो एक ऐसी कहानी से शुरू हुई। मतलब मैं 3 साल की उम्र में मुझे पोलियो हो गया था। तो वो पोलियो एक मेरी पूरी फैमिली के लिए एक बड़ा वो अलमिया था। मुस्लिम बाग में रहते थे, पहले तो पता ही नहीं था कि पोलियो भी होता है, उसके कोई ड्रॉप्स होते हैं नहीं होते। वहाँ से मेरी लाइफ की जो जर्नी है वो मैं समझता हूँ स्टार्ट होता है, क्योंकि मैं एक नॉर्मल बच्चों से अट के बड़ा होने लगा। मैं वापस बेड पे चला गया, फिर वापस क्रॉलिंग पे आया, फिर वॉकर पे आया, फिर स्टेप बाय स्टेप फिर 2 ऑपरेट कराए। इन सारी चीज़ों से मैं सीखता भी आया। मैं कहीं पे डीमोटिवेट होता तो कहीं पे ज़्यादा मोटिवेट होता, तो ये सारी चीज़ें मुझे बनाने में गए। तो मेरी ज़िंदगी की जो जर्नी का जो टर्निंग पॉइंट है वो 8 साल की उम्र में या 7 साल की उम्र में मैं एक वॉकर यूज़ करता था। उस वॉकर पे मैं चलता था, स्कूल भी जाता था तो वो वॉकर साथ होता था, किसी की शादी में भी जाता था तो किसी ने मुझे गोद में उठाया, साथ में वॉकर। वो वॉकर मुझे बड़ा बुरा लगता था। मैं कहता हूँ बाकी बच्चे बगैर वॉकर के चलते हैं, तो व्हाई नॉट मी। तो वहाँ मैंने घर में एक दिन सोच में कि उस वॉकर के बगैर कैसे चला जाए, तो एक कमरे में गया, जो खाली कमरा था घर का, उसका जंजीर बंद किया। उन दिनों मुझे याद है कमरे में जंजीर हुआ करते थे। तो मैंने कहा मैं ट्राई करूँ इस वॉकर के बगैर मैं चल सकता हूँ नहीं चल सकता हूँ। अब दरवाज़ा बंद करने का लॉजिक ये था कोई मुझे मना नहीं करे कि गिर जाओगे या चोट लग जाएगी। तो उस कमरे में मैंने दीवार के साथ खड़े होकर वॉकर को साइड पे रखा और वैसे ही कदम उठाने की कोशिश की। मैं गिर गया, फिर मैंने कई कोशिश और फिर कोशिश की, फिर गिर गया। तो करते करते वो कदम मैं गिनने लगा कि मैं कितनी कोशिश कर सकता हूँ। तो मैंने 27 दफ़ा कोशिश की, 28वीं दफ़ा भी मैंने कदम उठाया। जो उस कदम की खुशी थी, जो उस कदम की लर्निंग थी, और उसने मुझे ये सिखाया कि इंसान कोशिश करे
तो अल्लाह ज़रूर उसमें कोई पल डालेगा और वो उसमें कामयाब होगा। उसके बाद मैंने अपनी लाइफ को सारे उस फार्मूले पे लाके ट्रांसफ़र किया कि कोशिश कोशिश कोशिश। तो पोलियो, मुस्लिम बाग और फिर वहाँ पे अवेयरनेस ना होना, स्कूलों में मसले, बच्चे धक्का देते थे, आज भी बच्चे वही करते हैं, बच्चे नकल उतारते थे, बच्चे वो पश्तो में गुड गुड या इस तरह के वो बोलते थे। लेकिन दूसरी तरफ मेरे बहुत अच्छे वालिदैन, मेरे ताया, पुप्पी, खाला, सारे मेरी फैमिली, दोस्त, जो मेरे सराउंडिंग में लोग थे, कजन्स, वो मुझे ये फील ही नहीं कराते थे कि मुझे पोलियो, वो मुझे मोटिवेट करते थे, वो मुझे अपने साथ खिलाते थे। मेरे वालिद, मेरे ताया मुझे बोलते थे कि इन टांगों के बगैर भी तुम दुनिया में एडजस्ट हो सकते हो, अगर ये बिल्कुल ना हो, तुम्हारी तो है। तो वो फिर आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे अल्लाह ने फिर मुझे उस पोलियो से निकाला। तो वो एक स्टोरी थी जिसने मुझे दुनिया की हर चीज में जब मैं कोशिश करता हूँ तो वही फार्मूला है, कोशिश कोशिश, हिम्मत नहीं हारना है, तो उस पर कामयाबी। तो ये फिर मैंने मैट्रिक किया मुस्लिम बाग से ही, FSC साइंस कॉलेज से किया। फिर अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी में मेरी लाइफ की जो एजुकेशनल टर्निंग पॉइंट है वो प्रेस्टन यूनिवर्सिटी। मैं वैसे शुगल में गया था कंप्यूटर साइंस, तो वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया, फिर BS कंप्यूटर साइंस, फिर MS कंप्यूटर साइंस, फिर अल्लाह ताला ने बहुत सारे रास्ते खोले हैं। तो वो एक मेरे लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि मैं एजुकेशन में भी अपने आप को वापस लाया। बिल्कुल। और सही, जैसे आपने कहा कि उस टाइम पे भी बातें होती थी, तो आपके साथ और थे मतलब जिनको पोलियो हुआ था, कोई और थे? क्योंकि अगर आप अकेले हो तो फिर जाहिर बात है सबके लिए आप एक अलग से वो हो जाते हैं, तो और कोई मतलब नहीं थे मेरे, क्योंकि पोलियो तो बहुत होंगे लेकिन उन बच्चों को शायद वालिदैन पढ़ा नहीं रहे थे, आज भी नहीं पढ़ा रहे। तो वो ना पढ़ाने की मुख्तलिफ वजूहात है, मतलब कोई स्कूल तक नहीं पहुंचा सकते हैं उन बच्चों की, फिर एक्सेसिबिलिटी, मोबिलिटी। तो मेरी फैमिली ने मुझे पढ़ाने पे ज़्यादा इसलिए जोर दिया कि अब जो मेरी टांगे बनेगी ना वो मेरी एजुकेशन बनेगी, जो मुझे आगे ले जाएगा वो मेरा तालीम ले जाएगा। क्योंकि अब ये बेजान टांगे शायद मुझे उस मंजिल तक नहीं ले जा सके, लेकिन इसमें जान डालने के लिए तो मुझे तालीम पे मेरी पूरी फैमिली ने और मेरे उस टीचरों ने, मेरे जो मोहसिन थे, उन्होंने सब ने यही फोर्स किया मुझे कि तुम पढ़ो, ना तुम फिर बेलचा मार सकते हो, ना तुम फिर कोई बस के पीछे भाग सकते हो। तो वो चीज़ें जो थी फिर मुझे, तो मेरे उस क्लास में नहीं थे, लेकिन जब मैं 9th वगैरह में आया तो फिर मुझे एक आधुका लड़के नज़र आए कि वो भी पोलियो है और वो भी इस तरह। फिर कॉलेज में का दुखा, फिर मैंने इन्हीं का ग्रुप बनाना शुरू किया। मैंने कहा इन्हीं को पहले मोटिवेट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं कि अपना मिसाल दें कि मैं बड़ा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो आप लोग भी करें। 2010 से तो आपकी एक अलग सी एक जर्नी है, जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन आपको लगता है कि अभी उस दौर में जो लोगों का इस पे नज़रिया था या जिस तरह से वो देखते थे और अब में फ़र्क आया है कि अभी भी क्या वही वो ताने या इस तरह से मजाक और वो सब कुछ है, या वो हमें हमारी सोच में, जैसे इस लफ्ज़ के ऊपर ही बहुत सारी बाहर दुनिया में तो डिबेट होती है इसी लफ्ज़ के ऊपर कि ये कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, डिसेबिलिटी होना चाहिए या और हमें आपको भी अंदाज़ा, हमारे जैसे शहरों में तो बहुत अजीब अजीब लफ्ज़ अंग्रेजी के ही लफ्ज़ थे लेकिन वो इस्तेमाल किए जा रहे थे। अब जैसे मुझे अभी भी याद है डेफ एंड डम स्कूल कहते थे। अब हालांकि डम लफ्ज़ एक किसी बच्चे के लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल कोई वो नहीं बनती है, लेकिन डेफ एंड डम के नाम से स्कूल, वो आमतौर पे भी, हालांकि वो लोग इस शोबे में थे, वो भी यही। तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि कुछ फ़र्क आया है इस तरह से वो सोच में? फ़र्क तो आया है। फ़र्क इसलिए आया कि 2010 तक तो इसके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था, और स्पेशली बलूचिस्तान की मैं बात करूँ, दुनिया में तो बड़ी चेंजेस आई हैं, दुनिया एक्सेसिबल हो गई है, मोबिलिटीज़ आ गई है, जापान में, UK में, मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे तो डिसेबिलिटी ब्लेसिंग है। वहाँ पे आपको इतनी फैसिलिटीज देती हैं, पार्किंग हो गए, आपको अलाउंसेस भी मिलते हैं, आपको हर चीज़ में अधिक कीमत वेव ऑफ बहुत सारी फैसिलिटीज है। तो मैं इसने इसीलिए कहा वहाँ पे शायद ब्लेसिंग है कि कोई अगर कहे यार डिसेबिलिटी है तो मुझे यही है। यहाँ पे कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था, और इसके मुख्तलिफ नाम थे, जिस तरह आपने कहा, कोई स्पेशल बोलता था, कोई इंडिकेप बोलता था, कोई माजूर बोलता था, कोई लंगड़ा व अंधा, इस तरह के नाम थे। तो फिर यहाँ से हमने आवाज़ें उठानी जब शुरू की, तो हमने सबसे पहले आवाज़ उठाई कि हमें भीख ना दे, वी आर ह्यूमंस, और हम में कोई ख़ास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप सरप्राइज हो रहे हो, डिसेबिलिटी है। तो
एवरी पर्सन इज विद डिसेबिलिटी। सिर्फ हमारी डिसेबिलिटी वाज़े है, फिजिकल है तो आपको नजर आ रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी डिसेबिलिटी आपको नजर नहीं आ रही, वो ज्यादा डिसेबल्ड है, वो माशरे को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, वो रिश्वत ले, ये भी डिसेबल है। इसके अलावा परफेक्ट कोई नहीं है। मतलब मैं अगर कहूँ कि आज के दौर में अगर एक बंदा स्मार्टफोन नहीं यूज कर सकता तो इस पर्सन में डिसेबिलिटी, वो फूड पांडा से खाना नहीं मंगवा सकता है, वो करिंग कैब बुक नहीं कर सकता है, वो ऑनलाइन अपने बिल्स पेड नहीं कर सकता है, तो इस पर्सन में डिसेबिलिटी, उसको ये काम अलग तरीके से कराने पड़ेंगे। जब हमने ये मुहिम स्टार्ट किया तो फर्क आना शुरू हुआ, एक तो आवाज आने शुरू हो गई, सोशल मीडिया ने बड़ा इन्फ्लुएंस किया इन चीज़ों पे। फिर बलूचिस्तान पहला सूबा बना पाकिस्तान में, ये हमारी कोशिशों से हमने बाकायदा डिसेबिलिटी एक्ट पास कराया 2017 में। उस एक्ट को पढ़े, उसमें हमने SDGs के तकरीबन सारे इंडिकेटर्स अकॉर्डिंग टू बलूचिस्तान हमने वो एडजस्ट किए हैं। उसके अभी रूल ऑफ बिजनेस बने हैं, तो ये बहुत बड़ा फर्क है। हमने 5% जॉब कोटा इम्प्लीमेंट कराना शुरू किया। सिर्फ जाम साहब के दौर में हमने कोई 400 लड़के लगाए हैं सरकारी मुलाजमतों पे। मोबिलिटी पे काम हुआ, एक्सेसिबिलिटी पे काम हुआ, और फिर हमने पर्सन डिसेबिलिटी को लीडर्स बनाना शुरू किया। अब हमारे ग्रुप में आप देखें सारे लीडर्स PWDs हैं, वो लीड कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, वो लोगों के लिए दरख्त लगा रहे हैं, लोगों के लिए खून ढूंढ रहे हैं। लेकिन जहां फर्क नहीं आ सका वो लोग हैं जो इस दायरे से बाहर है, जो सोशल मीडिया से बाहर है, जो इन अवेयरनेस सेशनों से बाहर है। आज भी अगर आप मुस्तकिल जाओगे तो एक मजदूर की जिंदगी जो है वो एक जानवर की जिंदगी के बराबर होगी। उसको भी किसी कोने में रखा होगा, या तो जंजीर से बांधा होगा, या उस कमरे में बंद किया होगा। उसकी वजह ये, वो लोग गुर्बत की लकीर से इतने नीचे है कि वो उस बच्चे के लिए ना टाइम निकाल सकते, ना उनकी वो जो स्पेशल नीड्स है वो पूरी कर सकते हैं। तो अभी भी ये जंग जारी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो वाशुक में, जो मुस्तकिल में, जो जोब में, जो हमारे अखबार कुछ लाख नज़दीक इन एरियोज में है। तो ये बहुत बड़ी जंग है, इंशाल्लाह ये हम लड़ते रहेंगे और एक दिन दो दुनिया को दिखाएंगे कि डिसेबल फिजिकली है, मेंटली नहीं है। ये कंट्रीब्यूट करेंगे सोसाइटी में, ये बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूट करेंगे इंशाल्लाह। और सर ये इसी से आगे हम लोग इस पे बात भी करेंगे, लेकिन एक तो अवेयरनेस का एलिमेंट तो है इसमें है, लेकिन हम जब स्किल्स की बात करते हैं, या फिर आपने जैसे कहा कि होंगे लेकिन उनको घरों में बंद किया हुआ है, क्योंकि मेरे ख्याल में उनके जहन में काम जो है वो बेलचा है, या फिर वो उन्होंने अपने सोच को इतना नैरो किया हुआ है कि उनके सामने और कोई दुनिया नहीं है। तो इसीलिए जब अगर कोई खुदा न खास्ता इस तरह के कुछ हो जाता है तो फिर उनको लगता है कि जिंदगी बस यहीं पे होगी। लेकिन आपने जैसे बताया कि इतने और ज्यादा एवेन्यूज हैं, एक एवेन्यू बंद होता है 10 और खुल जाते हैं। तो ये इसी हवाले से मेरे ख्याल में ये सोसाइटी में भी एक मसला है कि उन्होंने अपने आप को बस एक कुछ चीज़ों में रखा है। ये जो देहातों में जो है, गांव देहातों में हो गया, उनके जहन में ये नहीं कि और भी बहुत दुनिया है पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए। अभी उस दिन मैंने व्हाट्सएप पे किसी ने शेयर किया था कि जो नए CM साहब आए, उन्होंने ऐलान किया है कि हम बड़े मेरिट पे जॉब देंगे। तो मैंने उधर नीचे कमेंट्स किया कि इसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी का 5% कोटा भी रखे। तो एक पढ़े लिखे शख्स ने उस पर कमेंट्स किए कि पहले नॉर्मल लोगों को तो मिले, फिर आप इनकी बात करें। मैंने कहा व्हाट्स मीन बाय नॉर्मल? मैंने कहा कि मैंने उसको जवाब दिया उधर ही, मैंने कहा कि आज जितने सारे रिश्वतखोर है, क्या ये नॉर्मल है? कि ये जो स्कूल में टीचर गैर हाजिर है, क्या ये नॉर्मल है? ये जो अस्पताल से डॉक्टर गैर हाजिर है, ये क्या ये नॉर्मल है? ये जो आपके रोड बना रहे हैं अगले दूसरे दिन टूटे होते हैं, क्या ये नॉर्मल लोग है? अगर ये लोग नॉर्मल है तो हमें तो जॉब चाहिए नहीं, सारे इन्हीं को दे दो। तो कहने का मकसद ये, लोगों का जो एक माइंडसेट बना हुआ है डिसेबल लोगों के लिए, उनका पहला ख्याल ये है कि यार में बेचारे क्या कर सकेंगे। तो उनको ये बताना लाजमी समझता हूँ कि आज मैं जिस महकमे में काम कर रहा हूँ, मेरे अंडर कोई 100 लोग काम कर रहे हैं, मैं उनका हेड हूँ। तो क्या है, मुझे अपनी डिसेबिलिटी नजर नहीं आती। जो टांगों पे खड़े हुए लोग हैं वो मेरे लिए हाजिर होते हैं मुझसे चीजें डिस्कस करने के लिए। तो आप उनको स्किल दो, उनको तालीम दो। और तालीम ऐसा नहीं आप बोलते हो यार डिसेबिलिटी के लिए मैंने स्कूल में इतने एडमिशन फ्री रखे हैं, तो उसको पहुंचाएगा कौन? बिल्कुल, स्कूल जब वो आएगा तो पढ़ेगा। तो अगर वो स्कूल आता है और आपने क्लास ऊपर रखा है तो इसका मतलब है आपने मजाक कर लिया उनके साथ, आपको उनकी वो रिक्वायरमेंट्स। इसी तरह ये लोग ऐलान करते हैं फ्री स्किल्स डिसेबिलिटी के लिए, हमने डिजिटल मार्केटिंग करा रहे हैं। भाई मेरा बंदा सरियाब से आपकी डिजिटल मार्केटिंग सीखने कैसे आएगा?
अच्छा कहते हैं ऑनलाइन सीखे, ऑनलाइन आप उनको घर पे इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे, आप उनको एक लैपटॉप प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल सीखेगा। तो ये वो चीजें जो आधे आधे आप नहीं किया करते हो। लोगों का ये ख्याल है बस मैं एक डिसेबल को व्हीलचेयर दूंगा जन्नत मेरा है। नहीं नहीं भाई, जन्नत ऐसा नहीं मिलता है। जन्नत एक व्हीलचेयर से नहीं मिलता है, जन्नत उन चीजों से मिलता है जो आपके अमाल है और आपका रवैया है उनके साथ। अगर आप उनका दिल लंगड़ा बोल के तोड़ते हो और फिर आप उसकी पूरी जिंदगी कफालत भी करते हो तो फायदा नहीं है। तो उनका सबसे पहले कबूल करना है कि भाई ये डिसेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि एक अलग बीमारी है, ये एक अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ अपनी डिसेबिलिटी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। शायद मुझे अल्लाह ताला ने इस डिसेबिलिटी के साथ एक्स्ट्रा स्किल्स दे दिए, एक्स्ट्रा थिंकिंग दे दी, एक सॉफ्ट आर्ट दे दिया जो इमोशनल है, जो लोगों के दर्द समझते। इस तरह मेरे सारे साथी इसी चीज पे वो लगे हुए। और फिर सिंपल सी बात है, सबसे पहले उसको इंसान समझो बस। इंसान समझ लिया तो इसीलिए हमने कहा पर्सन विथ डिसेबिलिटी, वुमेन विथ डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी। इस पे हम माइंड नहीं करते क्योंकि आप पहले मुझे इंसान समझो, फिर आपको बेशक इसके साथ मजूरी है और मजूरी हर किसी में। अच्छा कभी कभी ये होता है ना कि एक महफिल में मैं काम करना चाहता हूँ, आप मुझे रोक लेते हो, नहीं 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 सर आप छोड़ दे, आप छोड़ दे, आप छोड़ दे, आप छोड़ दे। उस टाइम आप मुझे खुश नहीं कर रहे हैं, उस टाइम आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, आपके ख्याल में आप मेरे साथ अच्छा कर रहे हैं कि यार ये डिसेबिलिटी की वजह से बेचारा, लेकिन जब मैं खुद करना चाह रहा हूँ तो आप मुझे अप्रिशिएट करें। मेरे वालिद मुझे कहता था चलो गाड़ी को धक्का दो, मैं धक्का नहीं दे सकता था, लेकिन वो जो बोलता धक्का दो उस टाइम मुझे नॉर्मल फील होता था, मुझे फील होता था कि मैं भी ठीक हूँ। अच्छा मैं धक्का बाकी दे रहे थे तो मैं सिर्फ गाड़ी पे हाथ रखा हुआ जा रहा होता था। जब गाड़ी स्टार्ट होती थी तो वजन कम, तो हाथ ऐसे डिक्की पे रखता था, टांगे ऊपर करता था, फिर गाड़ी के ऊपर। लेकिन वो फीलिंग जो थी ना वो मुझे पुश कर रही थी कि हाँ यार मैं धक्का दे सकता हूँ। फिर मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, साइकिल चलाना, बाइक चलाना, पहाड़ों पे चढ़ना। 8 बार क्रिकेट टीम में मैं कैप्टन रहा हूँ और मेरी टीम ने कोई 19 ट्रॉफी रनर और विनर वो किए हैं। तो ये सब कुछ क्या था, जहाँ जहाँ मुझे समझा गया कि मैं नॉर्मल हूँ तो वहाँ मैंने नॉर्मल परफॉर्म किया। हालांकि नॉर्मल लफ्ज ही गलत है भाई, बिल्कुल नहीं, ये अब नॉर्मल नहीं, ये नॉर्मल परफेक्ट कोई नहीं है। पर्सन विद डिसेबिलिटी है, बस ये सिंपल है। आप कहते हो कि मैं फिट हूँ, आप फिट रहो, मुझे दूसरे कैटेगरी में नहीं डालो, तीसरी कैटेगरी में मुझे बेशक बोलो पीडब्ल्यूडीज, तो अपॉर्चुनिटीज सही दें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये लोग आपके बड़े से बड़े चैलेंजेस और बड़े से बड़े असाइनमेंट कर सकते हैं। ये मेरा एक्सपेरिमेंट है इनके साथ। ये पिछले 14 साल में जो मैंने डिसेबिलिटी के साथ काम किया, इनके साथ काम किया, जो मैंने इनमें टैलेंट देखा शायद मैंने बाकी लोगों में देखा। ये सर वो उसमें सल्तनत उस्मानिया के जो मदरसे होते तो उसमें लिखा जाता था कि हम यहाँ पे किसी हाथी को उड़ना नहीं सिखाएंगे और किसी परिंदे को तैरना नहीं सिखाएंगे। तो वो ये हर एक का अपना एक स्किल है। आप जब सबको जो है एक कैटेगरी में नहीं डालते हो, हर एक का अपना एक स्किल होता है और वो सब नॉर्मल। अल्लाह ताला ने सबको अलग अलग वो दिया हुआ है, तो वो अल्लाह ताला से जब उनकी तख्लीक है, उन्होंने बनाए तो किसी वजह से बनाए हैं। अच्छा अक्सर लोग फिर कहते हैं कि शायद माँ बाप ने कोई ऐसा बुराई किया है तो ये एक आजमाइश अल्लाह ने दिया है, ठीक है। तो ये माजूरी तो बड़े बड़े दौर से अभी साबी बीमार होते थे, अंबिया बीमार होते थे, तो अल्लाह तो आजमाइश अच्छे बंदों को भी देता है ना। सिर्फ बुरों के लिए तो दुनिया बहुत अच्छी भी कर देता है कि भाई चलो मजे करो, एंजॉय करो, ये सारी चीजें ले लो, लेकिन आखिरत जो है वो उन लोगों के लिए जो साबिर है और जो अल्लाह पे यकीन रखते हैं और अल्लाह के उस तकवा पे चलते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज इंक्लूजन। जहाँ पे इंक्लूजन आ गया तो वो महरूमियत खत्म हो गई। मतलब देखें, लोग कहते हैं स्पेशल स्कूल, देयर इज नो स्पेशल स्कूल। आपके करंट स्कूल सिस्टम में इंक्लूजन करना है। मतलब मेरी डिसेबिलिटी क्या थी? मेरी डिसेबिलिटी ये थी कि मैं थोड़ा टेढ़ा चलता था, चल सकता था, मैं खड़ा हो सकता था। सिर्फ ये था कि सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए मुझे कोई रेस्ट चाहिए था, तो उसका अगर मुझे किसी क्लास में रैंप मिल जाता, मैं आम क्लास में बैठने, मुझे क्यों स्पेशल स्कूल भिजवा रहे हो? अगर एक व्हीलचेयर वाला क्लास में आ सकता है और उस स्कूल में एक एक्सेसिबल वॉशरूम है, तो मेरे लिए स्पेशल स्कूल क्यों भाई? ठीक है, अगर एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए आप ब्रेल सिस्टम बुक्स सेम छपवा दें तो वो उसी क्लास में पढ़ेगा, हाथ पे वो समझेगा।
तो ये चीजें जो है ना ये गवर्नमेंट करेंगी, और जहाँ पे जो लोग नहीं कर रहे, यानी जो उसके जिम्मेदारान हैं, जो इसकी तनख्वाह ले रहे हैं, जो इसके बजट ले रहे हैं, जो इसके फंड ले रहे हैं, वो मेरी नज़र में, अल्लाह की नज़र उसमें बहुत सा गुनहगार है, वो तौबा कर ले। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप मेरा फंड कर रहे हो, आप एक उस तबके का फंड कर रहे हो जिसको अल्लाह ताला ने एक आजमाइश दे के भेजा है। वो उसकी आजमाइश नहीं है, वो उस माशरे की आजमाइश है, वो उस माँ बाप की आजमाइश है कि वो उसको कैसे पूरा करता है, वो उसको वो फैसिलिटीज देने के बस रखता है, वो कर सकता है, उसके पास पैसे हैं, लेकिन वो अगर अपने घर में एक्सेसिबल वॉशरूम नहीं बनाता है, वो अपने घर के दरवाजे को अगर एक्सेसिबल नहीं बनाता है, वो बाकी बेटों के लिए तो गाड़ी और मोटरसाइकिल और साइकिल लेता है, इस बेटे के लिए ऑटो व्हील चेयर नहीं लेता है, इस बेटे के लिए एक ट्राई मोटरसाइकिल नहीं लेता है, तो हिसाब तो है ना। बिल्कुल वो हिसाब मुझसे भी है, वो हिसाब उस बिल्डिंग बनाने वाले से भी है, वो हिसाब उस स्कूल बनाए सबसे कि यार आपके माशरे में ये लोग हैं, आपने इनको एक्सेप्ट करना है और इनकी इंक्लूजन कराना लाजमी है। हम वो एक नारा लगाते हैं ना, माशरा वो जो सबका, बिल्कुल, तो वो इसीलिए कि भाई मुझे आपकी बिल्डिंग में सिर्फ रैंप और लिफ्ट चाहिए, बिल्कुल, और अगर कोई ब्लाइंड है तो उसके लिए वो सिस्टम चाहिए कि वो अपने स्टिक के साथ चल सके। तो ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि ये, और इसके कानून साजी में हमने डाला हुआ है कि एवरी बिल्डिंग शुड बी एक्सेसिबल, हर बस में हमारी ले जगह हो, हर ट्रेन में हमारी ले जगह हो। अभी ये क्वेटा में कुछ ग्रीन बसेस शुरू हुई है, इसमें डिसेबिलिटी का वो है। क्यों है? क्योंकि ये जब अप्रूव हो रही थी हम उस का हिस्सा था, तो उस हिस्से की वजह से ये सारा आज सिस्टम का है वो है। जाम साहब के दौर में मुझसे पूछते थे कि क्या होना चाहिए, तो अच्छी चीजें हुई उस बंदे के, मतलब मैं आज ना जाम साहब गुजराला है ना मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज भी इसलिए तारीफ करता हूँ कि उस बंदे ने कुछ ऐसे इकदाम डिसेबिलिटी के लिए किए जो कि हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल 500 ट्राई मोटरसाइकिल बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट किए, जाम साहब ने अप्रूव किए, जिसके बाद बहुत सारे लोग जॉब पे लगे उन ट्राई मोटरसाइकिलों पे, बहुत सारे लड़कों के कारोबार शुरू हुए, बहुत सारे लोगों ने शादियां कर ली क्योंकि उनको मोबिलिटी मिल गई। ठीक है, इसके अलावा एक प्रोग्राम बनाया गया कोमक, जो कि 2 साल से बंद पड़ा था, किसी को पता ही नहीं था। अभी नए डीजी आए तारिक साहब, उन्होंने मुझे उस दिन कॉल किया कि यार इसके सीड मनी भी आ चुके हैं, ये क्या है? मैंने कहा ये जाम साहब के दौर में 2 अरब रुपए हमने एंडोमेंट फंड बनाया था कि पर्सन विद डिसेबिलिटी को, कोमक का मतलब ही मदद है, सपोर्ट, कोमक हम गाड़ी में कोमक गेर, पश्तो में भी कोमक का मतलब सपोर्ट है, बलोची में भी कोमक का मतलब सपोर्ट है। तो वो कोमक का मतलब ये है कि एक बंदा अच्छा फ्रीलांसर बनना चाहता है, पैसे नहीं है तो कोमक। अगर कोई बंदा शादी करना चाहता है डिसेबिलिटी वाला, पैसे नहीं है, कोमक। किसी का असिस्टिव डिवाइस खराब है और कोई नहीं दे रहा है तो कोमक। कोई माइक्रो फाइनेंसिंग हम इसमें ला रहे हैं, बिजनेस स्टेब्लिश है, उसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो कोमक। ये कोमक वो प्रोग्राम होगा जो स्कॉलरशिप में मदद, पैसे फीसों में मदद करेगा। यानी वो लोग जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, उसमें हमने ये रखा, आप जाएं इनेबलर से पढ़े, आप जाएं किसी बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़े, आपको कोमक सपोर्ट करेगा। तो उस कोमक से मुझे उम्मीद है ना कि बलूचिस्तान के PWDs की तकदीर बदल जाएगी। तो इस तरह कितने होंगे यार, 2 करोड़ आबादी में 1.5 लाख, ठीक है, 1.5 लाख पर्सन विद डिसेबिलिटी होंगे, जिसमें से फिर अगेन 10 से 12 हजार पढ़े लिखे होंगे। इतने ज्यादा तो नहीं है। अब ये 10,000 पढ़े लिखों को या 12,000 पढ़े लिखों को तो आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, बाकियों को आप स्किल्स दे सकते हो। आप स्किल्स मजाक की तरह नहीं दो ना कि आप बोल रहे बस आ जाओ इधर टेस्ट दो, टेस्ट आयुब स्टेडियम में मेरा साथी जा ही नहीं सकता है। आप उनको इतना फैसिलिटेट करो कि भाई आपका टेस्ट या तो हम गाड़ी भिजवा रहे या आपका टेस्ट घर में, हमारा बंदा आएगा आपको उधर, फिर हम आपको पिक एंड ड्रॉप देंगे, तब वो बच्चा जाके पढ़ेगा। बहुत सारे लोगों को अटेंडेंट चाहिए यार, बिल्कुल चाहिए, वो व्हील चेयर पे नहीं बैठ सकते, तो बहुत इश्यूज है इनके। सर मतलब गवर्नमेंट की बात की जाए तो इनके तो काफी बिल्डिंग्स इनके पास हर एक इलाके में कोई ना कोई मौजूद होती है, चाहे वो स्कूल के पास में है या तो उसी में हो सकते हैं। मतलब उसके लिए आप दूर से इधर के क्यों ला रहे हैं? विल नहीं है ना फराज। हमारे बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में जो विल है ना, वो है कि कोई बिल्डिंग बन जाए, रेत बजरी और सीमेंट का काम हो जाए, उसमें मुनाफा अच्छा होता है, आवाम का नहीं,
जो बना रहे हैं उनका अच्छा मुनाफा होता है। ऐसे कामों से तो उनको ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। अब आप फिर मैं कहता हूँ गोरों की तरफ जाएं, उन्होंने बहुत काम किया है वहाँ पे डिसेबिलिटी वाले लोग असेंबलियों में बैठे हैं, वो बड़े बड़े PhD स्कॉलर्स हैं वहाँ पे, तो उनको अपॉर्चुनिटीज मिली है तो वो वहाँ तक गए। अब जिया अगर पढ़ा लिखा है तो उसका मतलब ये नहीं कि जिया बड़ा ब्रिलियंट था, जिया को एक सपोर्ट सिस्टम था, पेरेंट्स का, फैमिली का, तो उस सपोर्ट सिस्टम में मुझे यहाँ तक, क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी में गाड़ी मिली, कॉलेज में बाइक मिला, तो मैं इन चीज़ों पे जाने लगा। और मेरी डिसेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं व्हीलचेयर यूजर्स था या मैं बैसाखियाँ यूज़ कर रहा था। मैंने जिस तरह बताया मेरा सिर्फ वो प्रॉब्लम था, तो बाकियों की बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो ये प्रॉब्लम्स हमने सारे वो कराने हैं। तो फिर वहीं से शुरू कर लेते। क्वेटा ऑनलाइन कैसे जहन में है? मतलब वही हम अभी पहले भी बात कर रहे थे, यहाँ पे नज़दीकी जिना टाउन के फूड पॉइंट्स के पास, जैसे हमने बात की, कोने पे ही जो है वो इधर से अगर रोल पराठा खा भी रहे हैं तो फिर बाद में जा रहे हैं वहाँ पे नशे कर रहे हैं, और सबको पता है तकरीबन, ये खास तौर पे ये इलाका जितना है, या फिर उस सरियाब की तरफ हो गया, उधर किल इस्माइल हो गया, इनमें तो ये एक बहुत बड़ा। और फिर लड़के जो है मॉल नहीं जा सकते क्योंकि अंदर जो है वो उनका वही होता है। हालांकि वो जो बदतमीजियां वगैरह हैं वो सब आप एक पुलिस गार्ड के जरिए या फिर एक सिक्योरिटी के जरिए आप वो कर सकते हैं, लेकिन मॉल्स में भी नहीं जा सकते हैं। पार्क ना होने के बराबर है लियाकत पार्क में भी टिकट, वो भी वैसे फैमिली के बगैर नहीं छोड़ते, अस्करी में भी फैमिली के बगैर नहीं छोड़ते, है नहीं, एक्टिविटीज नहीं है। ज्यादा अयूब स्टेडियम में क्रिकेट खेल ली या फिर कचरे के ढेर में क्रिकेट खेल ली, वो सब कुछ ऐसे। उसमें आपके जहन में कैसे आया ये क्वेटा ऑनलाइन का, और फिर ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है यही इसके हवाले से, तो वो जर्नी क्या थी? सोशल मीडिया में IT का वो था, प्रोफेशनल था, मैं वेब डेवलपमेंट करता था, तो मेरा इंटरनेट पे काम सिर्फ वेब तक था। मैं वेब बनाता था, FTP के थ्रू वेब अपलोड करता था। तो जो फेसबुक है वो मेरे मिसेज ने मुझसे स्टार्ट करा। 2008 में उसने मुझे कहा कि एक सोशल नेटवर्किंग का एक वेबसाइट है फेसबुक, तो तुम इस पे नहीं हो? मेरे पास टाइम नहीं है, पहले ऑफिस, फिर 5 बजे के बाद आता हूँ, फिर अगर कोई छोटा मोटा किसी ने काम दिया वो वेब बना देता हूँ। कहता नहीं, ये तो बड़ा कमाल की चीज़ है, तुम अपना अकाउंट बनाओ। मैंने अकाउंट बनाया, मैं कब क्या करूँ? कहते इस पे अभी तुम्हारे देखो यूनिवर्सिटी का नाम दो तो यूनिवर्सिटी वाले कनेक्ट हो जाएंगे, स्कूल के दो तो गाँव के दो तो गाँव वाले आ जाएंगे, ये सारे आपको फिर वो हो गए। मैंने अकाउंट बना लिया, कहते इसमें गेम्स बड़े अच्छे हैं। मैंने कहा चलो गेम्स खेलते हैं इस पे। तो उन दिनों में एक माफिया वार गेम था और एक फार्म वैली था, तो दोनों मैंने स्टार्ट कर दिए। अब माफिया वार में मैं, जो मेरे सर्कल था उसमें मैं टॉप पे चला गया, बस पर वही सी पे लग गया। फार्म वैली कोई ऐसा गेम था भाई, सब्जियां उगाते थे, कभी रात को 2 बजे उठना होता था, कभी सुबह 4 बजे, उस पे लग गया। तो कुछ महीने जब मैंने वो किया, मैंने कहा यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब लेट्स सपोज मैं माफिया वार का दुनिया में टॉप पे आ जाऊं तो क्या फायदा होगा, मुझे क्या फायदा, लोगों को क्या फायदा। तो उन दिनों में जब आप गूगल में क्वेटा लिखते थे तो उस पे आपको एक अजीब नेगेटिव इमेज आता था। अभी भी आप गूगल में लिख लो क्वेटा 2010 या 2009, ब्लास्ट, टारगेट किलिंग, लाशें पड़ी हुई हैं, कहीं पे गाड़ियां बम से उड़ी हुई हैं, तो वो दौर था। मेरी अपनी जाती ख्वाहिश कि यार कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ जिसमें हमारा जो छुपा हुआ टैलेंट है वो लोगों को पता चले कि क्वेटा में ये टैलेंटेड लोग हैं, जो हमारे अच्छे देखने वाली जगह हैं वो लोगों को बता सकूं, और जो हमारे अच्छे खाने पीने की चीजें और यूथ को पॉजिटिव एंगेज कर सकूं। तो 14 अगस्त 2010 को मैं घर बैठा था, और मैं अमूमन डिसीजन जल्दी ले लेता हूँ, मैं फिर बाद में ये नहीं देखता हूँ कि वो अच्छा है बुरा है, लेकिन ये अच्छा डिसीजन था तो मैंने ले लिया। मैंने एक फेसबुक पे ग्रुप बना लिया, उस टाइम उस ग्रुप का नाम था क्वेटा ग्रुप, जिसको बाद में कुछ दिनों बाद मैंने रिनेम किया क्वेटा ऑनलाइन के नाम से। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि मैं लोगों को ऑनलाइन यहाँ इंगेज करूंगा, कनेक्ट करूंगा और मुख्तलिफ स्किल्स दूंगा, और स्किल्स के साथ साथ प्रमोट करूंगा। तो मैंने सबसे पहले लोगों की फोटोग्राफियां, ये आपकी फोटोग्राफ, आप भी उन दिनों में फोटोज खींचते थे, आपके फोटो लगा लिया, यासर था उसके फोटो, मयन था उसके फोटोग्राफ्स लगाने शुरू किए, फिर गेम शुरू करा दिए।
क्विज कंपटीशन उन दिनों ऑनलाइन सब कुछ है। क्विज कंपटीशन में बैठा हूँ, आज क्विज लगा दिया, क्वेश्चन पूछता था, जो पहले कमेंट्स आता था स्कोरिंग करता था। एंड डे पे मैं डिजाइनर था तो मैं 3 सर्टिफिकेट डिजाइन कर लेता था, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड। अभी भी ग्रुप में एल्बम्स है वो क्विज के सर्टिफिकेट्स पड़े हुए हैं। तो लोगों का अटेंशन बढ़ता गया। एक दिन उसी 2010 में स्टार्ट किया तो कोई 2-3 महीने बाद किसी ने ब्लड मांगा मुझसे। मैसेज आया कि यार मुझे एक O-, B- ब्लड चाहिए। तो मैंने उसको बोला कि यार मैं तो ब्लड नहीं डोनेट कर सकता हूँ, मेरा तो पोलियो है, हालांकि मेरा B- है। तो मैंने वैसे ही उस ग्रुप पे लगा दिया कि ब्लड चाहिए। यार यकीन करो विद इन 5 मिनट्स जैन तबस्सुम जो हमारा पहला डोनर है, फाउंडर डोनर है, उसने मुझे मैसेज किया कि जिया भाई मैं ब्लड डोनेट करने जा रहा हूँ। तो वहां से मुझे क्लिक हुआ कि नहीं, इसको तो दूसरे रुख पे ले जाना होगा। फिर 1 साल बाद मैंने एक मीटिंग बुलाई मुसा कॉलेज में, उन सारे लोगों को जो उस टाइम क्वेटा ऑनलाइन में एडमिन बन चुके थे और क्वेटा ऑनलाइन में एक्टिव थे। तो उनको मैंने इनवाइट किया और उनको मैंने कहा कि आ जाए, बैठते देखते हैं हम और क्या कर सकते हैं। तो उसमें कोई 24-25 लोग आए थे, 3 खवातीन आई थी। मुसा कॉलेज मैंने वेन्यू रखा। मुसा कॉलेज इसलिए कि मैं लोगों को वो वेन्यू दिखाना चाह रहा था कि साफ सुथरा है, ये हज़ारा कौम अपने इलाके का सफाई का ख्याल रख सकते, तो हम क्यों नहीं। तो हाँ, यहाँ से सबक भी लेते हैं। वहाँ से फिर हमने डिसीजन लिया कि हम दरख्त लगाएंगे, हम छोटे मोटे सफाई इवेंट्स करेंगे। 2011 में तो वहाँ से फिर हमने 12 में हमने ट्री प्लांटेशन लॉन्च किया, जो आपका मैन से आपने वो किया। मैन इज द फाउंडर ऑफ ट्री प्लांटेशन। अच्छा, क्वेटा ऑनलाइन की एक और खूबसूरती है, मैं तो क्वेटा ऑनलाइन का फाउंडर हूँ, क्वेटा ऑनलाइन के आइडियाज का मैं फाउंडर नहीं हूँ। जो उसके अंदर आइडियाज चले, अभी हेल्थ है उसका फाउंडर जहांगीर तरीन है, ठीक है। इस तरह बहुत सारी, और राशन हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जिस बंदे ने ये आइडिया दिया और 2 साल 3 साल लीड किया, वो आज नहीं है हमें, लेकिन हम आज भी याद करते हैं कि दाऊद वदान और खलील शाह इज द फाउंडर आर द को फाउंडर ऑफ आवर राशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह करते करते क्वेटा ऑनलाइन में अच्छे लोग आने शुरू हो गए। मेंटोर्स का हमने ग्रुप बनाया कि लोगों को जाके प्रेजेंटेशनें देने शुरू की, और ये ग्रुप मुझे मेरी उम्मीदों से तो बहुत ऊपर गया। ओनरशिप लोगों ने लेना शुरू किया। फिर मैं इसका कोर टीम बनाया, कोर टीम इज लाइक अ शूरा। और ये कॉन्सेप्ट अब इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। हज़रत उमर के दौर में जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को खिलाफत मिली, तो उन्होंने जो शूरा था उसको बड़ा अहमियत दिया। उसने कहा कि मैं तो नबी नहीं हूँ, मुझ पे तो वही नहीं आनी है, तो मैं वही करूँगा जो पहले से हदीस और कुरान में और आपके मशवरे। तो मशवरे से अगर गलत भी होता है तो अल्लाह माफ़ करता है, क्योंकि वो कस्तन गलती नहीं होती। तो आज तक क्वेटा ऑनलाइन की जो डिसीजन है वो कोर टीम लेती है, जिसमें ये मुसव्विर, जहांगीर, डॉक्टर सरमद, आशिर सारे अपने मेहनत से आए। सारे कुछ इंडिकेटर्स है वो पास करते हुए कोर टीम का हिस्सा बने और वो ऑन करते हैं। मैं हूँ नहीं हूँ, क्वेटा ऑनलाइन ये लोग चला रहे हैं। इसी तरह फिर हर एक्टिविटीज़ के, यानी हर सेक्टर के अपना लीडर है, उसकी छोटी कोर टीम है, फिर वो लीडर है उसके। तो हम कहते हैं क्वेटा ऑनलाइन इज अ टीम ऑफ लीडर। फिर हमने बड़ी चीज़ों पे हाथ डालना शुरू कर दिया। बड़ी चीज़ मतलब छोटी चीज़ें तो यही थी कि रमज़ान में राशन दे दिया, और सर्दियों में जैकेट्स दे दिए, दरख्त लगा लिए, सफाई कर लिए। हमने कहा नहीं, अब हमने उन मसाइल पे जाना है जो पूरे बलूचिस्तान के बड़े मसाइल है। कैंसर अस्पताल, हमने कैंसर अस्पताल का मुहिम स्टार्ट किया। बड़े हमने इमरान खान को तंग किया, जाम साहब को तंग किया। रिजल्ट ये बना कि एक तो कैंसर हॉस्पिटल अप्रूव हो गया बलूचिस्तान गवर्नमेंट का, जो कि शेख जायद में बन भी चुका है, ग्रे स्ट्रक्चर तैयार है। दूसरा, जाम साहब के दौर में एक फंड लाए कि बलूचिस्तान एंडोमेंट फंड, जिसमें 7 क्रॉनिक बीमारियों का उन मरीजों का इलाज फ्री है जो कि तनख्वाह पे नहीं है, जो नौकरी पे नहीं है। यानी उसमें कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट, हेपेटाइटिस, हार्ट डिजीज, कॉकलर इम्प्लांट। उसका पहले ही उससे मैं बोर्ड मेंबर हूँ, क्योंकि इस आइडिया में मेरी कंट्रीब्यूशन थी। नुरलक बलोच साहब ने इस आइडिया को लीड किया इम्प्लीमेंटेशन तक। आज भी ये एंडोमेंट फंड चल रहा है। फिर डिसेबिलिटी एक्ट, जिस तरह मैंने बताया, हमने एडुकेसी की तरफ कदम रखा। मतलब बलूचिस्तान जिसको हम लोग कहते हैं कि एक ऐसा सूबा है जो कुछ नहीं कर सकती है, उसने पाकिस्तान में नंबर 1 पोजीशन लिया। पूरे बलूचिस्तान ने, पूरे पाकिस्तान में डिसेबिलिटी एक्ट
हमने सबसे पहले पास कराया पार्लियामेंट से। तो उन दिनों में मैडम राइला दुरानी जो साहिबा वो स्पीकर थी, और डॉक्टर शमा इसाक जो मेरी कज़न है वो MPA थी, एक हमारे मुस्लिम बाग के मैडम आरफा थी। तो इन तीनों की कोशिशों से और भी बहुत सारे लोग शामिल हुए, हमने ये एक्ट पास कराया, इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कुछ पार्ट पे कराया, रूल ऑफ बिजनेस बनाए। तो इस तरह की चीज़ों पे जब हमने स्टार्ट किया तो अब हम SDGs के मुताबिक अपने आप को अलाइन कर रहे हैं, यानी SDGs के कुछ गोल्स पे हम प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं। तो ये क्वेटा ऑनलाइन की मतलब जर्नी तो बहुत बड़ी है, सक्सेस स्टोरीज तो बहुत ज़्यादा है। इस तरह स्टार्ट हुआ कि मैंने कहा कि हमारे यूथ पॉजिटिव एंगेजमेंट में आ जाएंगे, प्लस माशरे को कोई फ़ायदा पहुंचेगा, इनकी एम्पावरमेंट होगी, क्योंकि जब नए यूथ और नए लोग लीडरशिप करेंगे उसको पता होगा एक लीड को क्या रोल है, उसने रिस्क एनालिसिस करनी है, उसने फाइनेंशियल असेसमेंट करनी है, और फिर उसने टीम बनाना है, उस टीम के साथ कोऑर्डिनेशन करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग इस क्वेटा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से बाहर गए और फॉरेन कंट्रीज में हमें प्रेजेंट किया है। 3 टाइम UN वॉलंटियर अवार्ड इस ग्रुप को मिला है, प्राइड ऑफ पाकिस्तान मिला है, बलूचिस्तान एक्सीलेंस में अवार्ड मिला है, 3 दफ़ा साता एक साउथ एशियन इनोवेशन अवार्ड होता है वो मिला है। ये मैं सारे वो बता रहा हूँ जो कि बड़े रिकग्निशन है। बाकी तो अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत लोगों की मदद हुआ है इस प्लेटफॉर्म से, बहुत गरीबों की मदद हुई है। सिर्फ इस फ्लड में कोई 1,60,70 लाख रुपए क्वेटा ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से 2 साल पहले 2 साल पहले जो फ्लड आया था। ब्लड तो आप छोड़े, मेरे पास हिसाब ही नहीं है कि कितना ब्लड का। तो मैं खुद मुझे अंदाजा है कि मेरे अबू का जब ऑपरेशन हुआ तो मैंने मुसव्विर को मैसेज किया, और मेरे ख्याल उसी 1 घंटे के अंदर जो ये अल्हम्दुलिल्लाह लोग, ये लोगों की मोहब्बत है। और जब आप अच्छा काम करते हो ना तो उसमें रुकावट कभी भी नहीं आती, अल्लाह की उसमें वो शामिल होती है। हाँ सख्तियाँ आती हैं, वो सख्तियाँ को बेहतर करने के लिए आती है, तो उसे घबराना नहीं होता है, उससे आगे बढ़ना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास नौशकी ऑनलाइन है, CB ऑनलाइन पार्शली काम कर रहा है, पशीन ऑनलाइन पार्शली काम कर रहा है, जोब ऑनलाइन है, जलमक्सी ऑनलाइन है, और थोड़ा सा मैं सुस्त हो गया, ज़ेरी ऑनलाइन है। अब जब दोबारा हमने, अब ये भी बताऊं फराज, 13 साल ये ग्रुप बगैर ऑफिस के, बगैर किसी सैलरी के, किसी के बगैर किसी परमानेंट डोनर के ये ग्रुप चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑफिस अब 1 साल होता है जो हमने, वो भी फ्री मिला है, वो भी मुसव्विर के वालिद ने हमें एक फ्री जगह दिया है, उसको फिर कुछ लोगों ने हमारे साथ मदद करके बनाने में हेल्प की है। तो मैंने कहा अच्छे काम है, देखो फ्री जगह मिलना और फिर उसको एस्टेब्लिश होना। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मुझे ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ पे इत्मीनान है ना या खुशी महसूस होती है, वो ये क्वेटा ऑनलाइन है। मुझे दिली सुकून मिलता है जब मैं देखता हूँ कि यार लोग अब इसको फॉलो कर रहे हैं। लोग किस तरह फॉलो कर, लोग ये काम अब अपने इलाके में बेशक क्वेटा ऑनलाइन के नाम से नहीं कर रहे हैं। आज भी मैं फेसबुक देखता हूँ यार ग्रीन चागी, ग्रीन ज़ेरी मेरे प्लेटफॉर्म से नहीं कर रहे, दरख्त लग रहा है। जो ग्रीन क्वेटा था वो ग्रीन बलूचिस्तान, सरसब्ज बलूचिस्तान की तरफ जा रहे हैं लोग। इसी तरह लोग लोगों की मदद कर रहे हैं। रमज़ान में अब सिर्फ हम राशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, रमज़ान में अब हम सिर्फ इफ्तार नहीं लगाते, इसी तरह ब्लड हम सिर्फ नहीं दे रहे। तो ये एक आइडिया था, अब माशाल्लाह अब ये फैल रहा है। और अब हर बंदा कोशिश करे कि वो सोशल मीडिया पे पॉजिटिविटी कोशिश करे, क्योंकि लोग पॉजिटिव चीज़ों को पसंद करते हैं। बहुत सारे मतलब आपकी पूरी फैमिली क्वेटा ऑनलाइन को फॉलो करती है, जो मैं जानता हूँ, कंट्रीब्यूशन करती। इस तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद लाइक कुछ कमेंट्स नहीं करते लेकिन हमारे साथ हेल्प करते हैं। उनको हम पे ट्रस्ट है, और ये ट्रस्ट ही हमारा इम्तिहान भी है और हमारी ताकत भी है।